इस माध्यम फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत वी डिस्कसिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर। मेनली ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ hollow sphere. What is this? This is a hollow sphere. What is this? This is a hollow sphere. hollow sphere अर्थात जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसका भाग होता है? वो आपका खाली गोले, कांच के गोले का एक क्या होता है? भाग होता है। ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए hollow sphere whose one side is the silvered and coated with the red oxide and the other side is the reflecting surface. हम क्या करते हैं? सबसे पहले hollow sphere के एक पार्ट्स को हीरे के द्वारा हम कट लगाते हैं। जैसे ये आपका hollow sphere है, हम इसको क्या करते हैं? एक हीरे के द्वारा कट लगाकर एक पीस, इसका नाम दे दिया जाए M1 M2, पार्ट्स पर से कट लगा दिया। जब कट लगाया गया तो आपके सामने एक पीस, ग्लास का पीस जो कर्व के शेप में ऑब्टेन हुआ। फिर हम क्या करते हैं? इसके आउटर सरफेस पर हम पॉलिश कर देते हैं। जब इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे तो इनर सरफेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन सरफेस हो जाएगा। अर्थात कॉनकेव मिरर में जो इनर सरफेस होता है, जिसको कहा जाए दबा हुआ सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, और आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होता है? आपका पॉलिश सरफेस होता है। लेकिन आपके कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर एक hollow sphere यहाँ लिए थे, दूसरा hollow sphere यहाँ लिए हैं। इसको कहा जाए खोखला कांच का गोला, ग्लास hollow sphere। यहाँ पर हम लिए हैं खोखला कांच का गोला, यहाँ सेकंड खोखला कांच का गोला लिए हैं। यहाँ पर भी हम कट लगा दिए हैं। ये बन गया M1, ये बन गया M2। ऐसे कट करके इसको पीस को हम क्या करते हैं? आउट कर लेते हैं। आउट करने के बाद हम क्या करते हैं? इनर पार्ट्स में पॉलिश कर देते हैं। जब इनर पार्ट में पॉलिश करेंगे तो आउटर पार्ट्स सरफेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन सरफेस हो जाएगा। मेनली फर्स्ट टर्म इन योर सब्जेक्ट डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस आपका जो होता है, इसमें अगर फिगर से देखें तो आपके सामने ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में इनर पार्ट्स जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? आउटर सरफेस क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, जिसको हम फिगर के द्वारा डिजाइन कर रखे हैं। अब आता है इसके रिफ्लेक्शन सरफेस के बारे में आप जानेंगे, जिसको कहते हो परावर्तक तल। परावर्तक तल कॉनकेव में क्या होता है? दबा होता है, और कॉन्वेक्स में परावर्तक तल क्या होता है? उभरा होता है। अच्छा, अब आता है सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वास्तव में जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसका पार्ट्स होते हैं? hollow sphere का एक पार्ट्स होते हैं। तब जब वो hollow sphere का एक पार्ट्स होते हैं तो इसका मतलब hollow sphere का अपना कोई सेंटर होगा, खोखला कांच का गोला का अपना कोई सेंटर होगा। इसका मतलब जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, hollow sphere का सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स अगर हम किसी चौक को, अर्क को अगर हम कहें इस अर्क का आप सेंटर पता करिए, तो आप कैसे पता करोगे? इस अर्क का सेंटर पता करने के लिए बताएंगे हमें प्रदीप कनौजिया। कैसे हम दिमाग लगाएं कि इस अर्क या इस कर्व का हम सेंटर प्राप्त करें। हाँ, क्या बताए हो? इसमें हम क्या करते हैं? 2 जीवा लगा देते हैं, एक जीवा यहाँ से, एक जीवा यहाँ से। फिर क्या करते हैं? इस जीवा को क्या करते हैं? लंब अर्धक करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लंब अर्धक कर देते हैं। किसकी सहायता से? चॉप प्रकार की सहायता से लंब अर्धक कर देते हैं। जब लंब अर्धक कर देंगे तो ये दोनों लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु इस कर्व का क्या बताएगा? सेंटर। सिमिलर प्रोसेसिंग। अगर इस कर्व का हमें सेंटर पता करना हो तो इसी प्रोसेस को हम लगाकर इसका सेंटर पता कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं वो
खोखले कांच के गोले का हिस्सा होते हैं। और खोखले कांच के गोले का जो सेंटर होता है, हॉलो स्फीयर सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात जिस खोखले कांच के गोले से काटकर स्फेरिकल मिरर का हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उसका सेंटर, हॉलो स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस शब्द से ही आपको पता चल रहा है, सर्कल में ऑलवेज ये आपके माइंड में रेडियस आता है। अच्छा, रेडियस जो होता है इसको कहते हैं जनरल भाषा में त्रिज्या। अगर हम इन सर्कल आपसे डिस्कशन करें तो आप रेडियस को डिफाइन करने के लिए आप बताओगे कि आपका सेंटर से सरफम ऑफ फ्रेंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसी को आप रेडियस कहोगे। सिमिलर प्रोसेस इन दैट सेंटर से रिफ्लेक्शन सरफेस के बिटवीन जो लेंथ बनेगा मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन सरफेस, the length between of center of curvature and the reflection surface is known as the radius of curvature। जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के बीच की दूरी को हम आप क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हमको जानना होगा ध्रुव, पोल जानना होगा। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस। अगर इस कर्व का हम मिड पॉइंट आपसे पूछें तो आप कहोगे सर एक हम धागा लेंगे और धागा को क्या करेंगे, इसी के ऊपर से चलाएंगे, उसके बाद दो खंडों में इसको तोड़ देंगे। इसका मतलब जो एक हिस्सा बनेगा लगभग यहाँ बनेगा, ऐसे सिमिलर प्रोसेस यहाँ बनेगा। इसी को क्या कहा जाता है, पोल। क्या कहा जाता है, पोल। और रेडियस की अगर बात किया जाए तो एक डेफिनेशन और आप बना सकते हो, द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स सेंटर एंड पोल के बिटवीन लेंथ को हम आप क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द reflection surface is known as pole. In the spherical mirror, the midpoint of the reflection surface is known as pole. अर्थात गोलीय दर्पण में परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अच्छा, अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली रेखा, हुज लाइन पास्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हुज लाइन पास्ड ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। Its line is known as principal axis। ये जो लाइन आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो कुछ तथ्यों पर इसमें हमने चर्चा कर लिया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाए वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक वक्रता त्रिज्या प्रिंसिपल एक्सिस होता है, परंतु प्रत्येक प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता त्रिज्या नहीं होती है। अर्थात ये कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर
always belong to the principal axis. What principal axis is not belong always to the radius of curvature. Okay, धन्यवाद.